हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं विकास चहल, जीएस फैकल्टी, एक बार फिर से आप सभी का सिलेक्शन कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने में बिल्कुल मस्त होंगे। तो इसी क्रम में आज एक और प्रयास आप सब बच्चों के साथ। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। यहाँ से एग्जामिनर आपके पेपर में एक दो क्वेश्चन डाल ही देता है और बच्चों को उसका आइडिया नहीं होता कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो हम टाइम को वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट हम जो है जाकर के डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम पहला पॉइंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही शानदार रहेगा, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। पहला पॉइंट वो क्या पूछ सकता है? वो पूछ सकता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री। तो फादर ऑफ हिस्ट्री या जिसको आप कहेंगे इतिहास का पिता किसे कहेंगे? तो आंसर आएगा हेरोडोटस को कहेंगे। किसको कहेंगे? हेरोडोटस। पहला पॉइंट जो आपको याद करना है, फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का पिता हम कहेंगे किसको? हेरोडोटस को कहेंगे। ये जो हेरोडोटस है ना, ये एक बुक लिखते हैं और इनकी बुक का जो नाम रहेगा वो रहेगा हिस्टोरिका। क्या रहेगा? हिस्टोरिका। सभी बच्चे अपने मन में बोलेंगे कि हिस्टोरिका बुक के राइटर का नाम क्या है? हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को ही हम क्या कंसीडर करेंगे? फादर ऑफ हिस्ट्री। पहला पॉइंट आपको याद करना है, ठीक है। लेकिन दूसरा पॉइंट जो आपसे पूछेंगे वो पूछेंगे कि फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहने का मतलब भारतीय इतिहास का पिता हम किसको मानेंगे? तो हम कहेंगे मैगस्थनीज को। किसको कहेंगे? मैगस्थनीज। तो जो मैगस्थनीज है, मैगस्थनीज को हम कहेंगे फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और आप सब जानते हैं मैगस्थनीज, जब आप पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपको मैगस्थनीज देखने को मिलेंगे। और मैगस्थनीज एक बुक को रिटर्न करेंगे और इनकी फेमस बुक जो रहेगी वो रहेगी इंडिका। तो इंडिका बुक के राइटर का नाम क्या रहेगा? मैगस्थनीज। और मैगस्थनीज को ही हम क्या मानेंगे? फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। कहने का मतलब भारतीय इतिहास का पिता किसको कहेंगे? मैगस्थनीज को कहेंगे, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जो बनेगा वो बनेगा हमारा नेचुरल हिस्ट्री। और नेचुरल हिस्ट्री बुक के राइटर का नाम क्या रहेगा? ये रहेगा प्लिनी। तो प्लिनी जो है हमें याद रखना है, तो प्लिनी को हम यहाँ पर याद रख लेंगे, ठीक है। तो प्लिनी जो यहाँ पर रहेंगे, नेचुरल हिस्ट्री बुक के राइटर का नाम क्या रहेगा? प्लिनी की हिस्ट्री। ये जो हिस्ट्री अपना वर्ड है जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। तो ये जो हिस्ट्री वर्ड है ना, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? पहला पॉइंट, ये हिस्ट्री वर्ड जो है एक ग्रीक लैंग्वेज से इसकी उत्पत्ति होती है। ये हिस्ट्री वर्ड ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, उससे इसका ओरिजिन होता है। और ग्रीक लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड है जिसका नाम क्या रहेगा? हिस्टोरिया। तो ये हिस्ट्री वर्ड का ओरिजिन ग्रीक लैंग्वेज के हिस्टोरिया वर्ड से हुआ है। तो अब आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? ये जो नाम है ये याद रखना है।
इस नाम को हमें कैसे याद रखेंगे वो भी बताऊंगा आपको कि हिस्ट्री वर्ड का ओरिजिन ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड से होता है जिसका नाम क्या है, हिस्टोरिया। और ये जो हिस्टोरिया वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होगा द इंफॉर्मेशन। आपको याद रखना है द इंफॉर्मेशन, कहने का मतलब द इंफॉर्मेशन एंड द नॉलेज, एंड द नॉलेज gathered by the gathered by the investigation। तो कहने का मतलब क्या निकल के आया यहाँ पर, ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के अंदर बार बार रिपीट होता है कि हिस्ट्री वर्ड की उत्पत्ति कौन से ग्रीक वर्ड से हुई है, तो हिस्टोरिया वर्ड से हुई है, पहला पॉइंट। लेकिन ये जो हिस्टोरिया वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है द इंफॉर्मेशन एंड द नॉलेज गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन। कहने का मतलब ऐसी जानकारी, ऐसा ज्ञान जिसे हम इन्वेस्टिगेशन के द्वारा क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, हिस्टोरिया कहेंगे। ठीक है, लेकिन अब जो पॉइंट निकलेगा अपना वो ये निकलेगा कि हम किसे हिस्ट्री कहेंगे। तो कहने का मतलब व्हाट इज द मीन ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा कि आप किसको हिस्ट्री कहेंगे, किसको मैं इतिहास कहूंगा। जैसे मैं क्लास में बच्चों से पूछता हूं कि हिस्ट्री का मतलब क्या है, कई बच्चे कहते हैं कि पास्ट में घटित होने वाली घटनाओं के स्टडी को, उनके अध्ययन को हम क्या कहेंगे, हिस्ट्री कहेंगे। लेकिन मैं क्वेश्चन जो वहां पर पुट करता हूं वो मैं कहता हूं क्या पास्ट में होने वाली सभी घटनाओं की स्टडी को आप हिस्ट्री कहेंगे, तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। केवल पास्ट में होने वाली उन्हीं घटनाओं के अध्ययन को या स्टडी को हम हिस्ट्री कहेंगे जो डेफिनेट हुई है। कहने का मतलब जो वहां पर घटित हुई है पास्ट में घटना, उसके हमारे पास में सोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके हमारे पास में एविडेंस अवेलेबल हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, हिस्ट्री कहेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें बताऊंगा बेहतरीन कि हम हिस्ट्री किसको कहेंगे। हम हिस्ट्री उस घटना को जो पास्ट में घटित हुई है उसको हिस्ट्री कहेंगे जो डेफिनेट हुई है। लेकिन वो घटना आपकी डेफिनेट हुई है, इसके लिए हमारे पास उसके क्या होने चाहिए, सोर्सेज। कहने का मतलब उस घटना के घटित होने के हमारे पास में क्या होने चाहिए, सोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। तो वो सोर्सेज आपके 3 टाइप्स के हो सकते हैं। तो कहने का मतलब जो सोर्सेज अपने पास हो सकते हैं वो 3 टाइप्स के आपके सोर्सेज आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उसके अंदर एक सोर्सेज आपका कौन सा हो सकता है, तो एक सोर्सेज आपका हो सकता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स आपका हो सकता है, जिसको हम कहेंगे पुरातात्विक स्रोत कहेंगे। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स। दूसरा आपका सोर्स कौन सा हो सकता है, लिटरेरी सोर्स हो सकता है, जिसको हम क्या कहेंगे, साहित्यिक स्रोत हम कहेंगे। और तीसरा क्या हो सकता है, ये हो सकता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर। तो एक पॉइंट ये हो सकता है, कहने का मतलब विदेशी यात्रियों का वर्णन भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब मैंने कहा कि हम इतिहास किसको कहेंगे, हम हिस्ट्री किसको कहेंगे, क्या पास्ट में घटित होने वाली सभी घटनाओं के अध्ययन को हम हिस्ट्री कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। पास्ट में होने वाली सभी घटनाओं के अध्ययन को हम हिस्ट्री नहीं कहेंगे। केवल उन घटनाओं के अध्ययन को जो पास्ट में हुई हैं
उनको हम हिस्ट्री कहेंगे जो डेफिनेट हुई हैं, जो आपकी डेफिनेट हुई हैं। तो किस मायने में हम कह सकते कि वो डेफिनेट हुई है? तो उनके हमारे पास क्या अवेलेबल हैं? सोर्सेज। उनके हमारे पास घटित होने के स्रोत या सोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। और वो सोर्सेज कितने टाइप्स के हो सकते हैं? 3 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला सोर्स हो सकता है आपका कौन सा? आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जिसको पुरातात्विक स्रोत कहेंगे। दूसरा आपका लिटरेरी सोर्स, और तीसरा आपका डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेन ट्रेवलर। अगर कोई घटना इन 3 सोर्सेज में से किसी एक सोर्स पर सही बैठेगी तो मैं उसको हिस्ट्री कहूंगा। लेकिन अगर कोई घटना इन 3 सोर्सेज में से किसी एक पर भी सही नहीं बैठेगी तो मैं उसको क्या कहूंगा? पास्ट कहूंगा। तो कहने का मतलब पास्ट और हिस्ट्री में क्या है? डिफरेंस है। तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड हिस्ट्री? इस पॉइंट को अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर हम एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं लाइक दैट। वो क्या हो सकता है यहाँ पे? यहाँ पर अपना फोसिल्स हो सकता है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? अवशेष। आपका यहाँ पर क्या हो सकता है? इंस्क्रिप्शंस। कहने का मतलब हमारा अभिलेख भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। फोसिल्स, इंस्क्रिप्शंस, या आपका यहाँ पर क्या हो सकता है? मॉन्यूमेंट्स। कहने का मतलब स्मारक भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? स्टेच्यूज हो सकता है, मूर्ति भी हो सकती है। और क्या हो सकता है? कोइंस। कहने का मतलब सिक्के भी हो सकते हैं। तो अब मेरी बात को सुनिए। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, वो पूरा तात्विक स्रोत में हमारा कोई अवशेष हो सकता है, वो हमारा इंस्क्रिप्शंस मीन आपका कोई भी अभिलेख हो सकता है। तो इंस्क्रिप्शंस को हम हिंदी में क्या कहेंगे? अभिलेख कहेंगे। जैसे सम्राट अशोक ने क्या लिखवाए? इंस्क्रिप्शंस लिखवाए। मॉन्यूमेंट कहने का मतलब स्मारक, स्टेच्यू मतलब मूर्ति, कॉइन्स मतलब सिक्के। तो ये कौन से आपके सोर्सेज हो सकते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आपके हो सकते हैं। ठीक है। जैसे फोसिल्स की अगर बात करें तो अवशेष, फोसिल्स के बेस पर ही हमें पता लगता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो कैसी सिविलाइजेशन थी? अर्बन सिविलाइजेशन थी, या जो है कैसी सिविलाइजेशन थी, उनका रहन सहन कैसा था? तो ये हमें किससे आइडिया होता है? फोसिल से होता है, पहला पॉइंट। लेकिन हमें इंस्क्रिप्शन से ही ये आइडिया होता है कि सम्राट अशोक जो है ये एक महान रूलर थे मौर्य डायनेस्टी के। तो हमें जो है इनके इंस्क्रिप्शंस को रीड आउट करने से पहले डाउट था कि ये जो है भारत के एक ग्रेट रूलर थे या श्रीलंका के एक ग्रेट रूलर थे। लेकिन आपके पेपर में पुट हुआ क्वेश्चन मैं रख देता हूं यहाँ पर। आपसे पूछेंगे कि सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शंस को फर्स्ट टाइम रीड आउट करने का काम किसने किया? तो 1837 के अंदर जेम्स प्रिंसेप ने। तो जेम्स प्रिंसेप, तो जेम्स प्रिंसेप ने इनके जो आपके अभिलेख हैं सम्राट अशोक के, इनके अभिलेखों को पहली बार पढ़ने का काम किया। और पढ़ने के बाद हमें आइडिया हुआ कि ये श्रीलंका के नहीं अपितु भारत के एक ग्रेट रूलर थे। ठीक है। मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स की अगर बात करें तो फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाजा, ये स्मारक के अंदर आएगा। आपकी मूर्तियां हो सकती हैं और आपके क्या हो सकते हैं? कॉइन्स। जैसे अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त ये वही समुद्रगुप्त हैं जिनको हम भारत का नेपोलियन बोलते हैं। तो समुद्रगुप्त को उनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इससे हमें आइडिया होता है कि समुद्रगुप्त एक वीणा प्रेमी थे। तो ये भी हमारे पास में सोर्सेज हो सकता है। लिटरेरी सोर्सेज, तो लिटरेरी सोर्सेज 2 टाइप्स का हो सकता है।
एक तो पहला वो क्या हो सकता है, रिलीजियस सोर्सेज हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, नॉन रिलीजियस हो सकता है। कहने का मतलब एक आपका धार्मिक स्रोत हो सकता है और एक क्या हो सकता है, गैर धार्मिक स्रोत हो सकता है। आराम से सुनना। रिलीजियस के अंदर लाइक दैट हम क्या ले सकते हैं, वेद ले सकते हैं, हम क्या ले सकते हैं, उपनिषद ले सकते हैं, और हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे पुराण ले सकते हैं। तो इनसे भी हमें किसके बारे में जानकारी होती है, हमें पास्ट के बारे में, हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी होती है। ठीक है। लेकिन नॉन रिलीजियस अगर हम बात करें तो चाणक्य की बुक रहेगी क्या, अर्थशास्त्र। तो ये जो बुक है ये कैसा है, ये नॉन रिलीजियस, गैर धार्मिक। कहने का मतलब आपकी नॉन रिलीजियस बुक्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र है, या यहीं पे आपका क्या रहेगा, राजतरंगिणी बुक किसने लिखी, कल्हण ने लिखी, या पंचतंत्र विष्णु शर्मा, या मेघदूत या अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखी, मुद्रा राक्षस किसने लिखी, विशाख दत्त ने, मृच्छकटिकम किसने लिखी, शूद्रक ने। तो यहाँ पे आप बुक्स के एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये बुक लिखने का काम किसने किया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जिसको हम कहेंगे कालिदास। तो कहने का मतलब यहाँ पर बुक्स भी आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं। बुक्स से भी हमें जो है पास्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानकारी होती है। ठीक है। लेकिन डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेन ट्रेवलर, तो समय समय पर भारत में आपके फॉरेन ट्रेवलर आए, लाइक दैट मैं एक दो एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको देखने को मिलेगा गुप्ता डायनेस्टी। क्या देखने को मिलेगा, गुप्ता डायनेस्टी यहाँ पर देखने को मिलेगा। गुप्त जो है वंश आपको देखने को मिलेगा, और गुप्ता डायनेस्टी के समय यहाँ पर रूलर होते हैं चंद्रगुप्त सेकंड, और चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो इन्हीं के समय पर एक चाइनीज ट्रेवलर इंडिया आया। वो कौन आया था, फाहियान आया था। तो फाहियान जो है बौद्ध ग्रंथों के बारे में जानकारी को कलेक्ट करने के लिए वो जो है यहाँ पर विजिट करेगा। विनय पिटक आप देखेंगे बौद्ध ग्रंथ के अंदर, तो आपको जानकारी वहां से मिलेगी। तो ये जो आपके फाहियान आए, कई बार तो सीधे एग्जामिनर यही पूछ लेते हैं कि फाहियान जो है किस रूलर के समय जो है इंडिया आए। तो आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है। तो 399 एडी के अंदर या ईस्वी के अंदर 399 जो है ईस्वी के अंदर फाहियान नाम का एक चाइनीज ट्रेवलर इंडिया के अंदर क्या करेगा, विजिट करेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करूं पुष्य भूति वंश, क्या कह सकते हैं, पुष्य भूति वंश, या हम कह सकते हैं वर्धन वंश। क्या कह सकते हैं, वर्धन वंश। तो इन्हीं के समय पर एक ट्रेवलर आएगा चाइनीज, जिनका नाम रहेगा क्या, हविन सांग। तो हविन सांग नाम का जो व्यक्ति है चाइनीज ट्रेवलर है, ये जो है 629 एडी या जो है 630 एडी के अंदर इंडिया के अंदर क्या करेगा, विजिट करेगा। ठीक है। कई जगह पे आपको 630 जो है देखने को मिलेगा, कई जगह पे 629, लेकिन हमें जो याद करना है वो 629 करना है। लेकिन कई बुक्स में आपको क्या भी देखने को मिलेगा, 630 एडी भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो हवेन सांग है ना, ये एक बुक लिखेगा, और हवेन सांग की बुक का नाम क्या रहेगा, सी यू की। तो सी यू की बुक के राइटर का नाम क्या है, हवेन सांग। और ये हवेन सांग किसके टाइम पर इंडिया आया, हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन किस वंश का शासक होता है, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश भी जिसे हम कह सकते हैं, उसका एक ग्रेट रूलर होता है। लेकिन फाहियान, फाहियान भी एक चाइनीज ट्रेवलर है जो 399 एडी के अंदर या ईस्वी के अंदर
इंडिया आएगा, लेकिन गुप्ता डायनेस्टी या गुप्त वंश के समय पर ये इंडिया आएगा। और उस समय गुप्त डायनेस्टी का राजा या रूलर कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे क्या भी कहेंगे, विक्रमादित्य। तो ये पॉइंट भी आप समझ सकते हैं। जैसे लाइक दैट इबन बतूता, तो इबन बतूता जो आपका 1333 के अंदर इंडिया के अंदर आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। वो भी एक क्या था? आपका विदेशी यात्री था। वो भी एक बुक लिखने का काम करेंगे, जिसको कहेंगे रेहला या सफरनामा। तो कहने का भाव क्या है? कहने का भाव यह है कि अगर कोई घटना आपकी पास्ट में घटित हुई है, अगर वो घटना इन तीन स्रोतों में से किसी एक स्रोत पर सही बैठती है, तो उसको मैं क्या कहूंगा? हिस्ट्री कहूंगा। अगर इन तीन में से किसी एक भी सोर्स पर सही नहीं बैठती है, तो मैं उसको हिस्ट्री नहीं कहूंगा। केवल क्या कहूंगा? मैं पास्ट कहूंगा। आज के बाद ये छोटी मोटी बातें जो आप करते हैं ना, कि सर पास्ट में घटित घटनाओं के अध्ययन को हम हिस्ट्री कहेंगे, तो इसको एक ब्रॉड लेवल पर आप क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। कई जैसे इसकी डेफिनेशन देते हैं कि पास्ट में घटित घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को हम क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। या पास्ट में घटित होने वाली उन घटनाओं के अध्ययन को हम इतिहास कहेंगे, जो मानव जाति पर एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो तरह तरह की विभिन्न प्रकार की आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगी, लेकिन एक सही मायने में अगर आपको इसके मीनिंग को डिस्क्राइब करना है, पेपर में क्वेश्चन को सही करना है, तो आप इस एंगल से क्या करेंगे? समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन देखो, आप सब जानते हैं कि होली का त्यौहार नजदीक है। हर बच्चों के मन के अंदर तरह तरह की भावनाएं हैं। वो रंग लगाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि सर रंगों का त्यौहार है, हम भी रंग लगाएंगे। मैं भी कहता हूं रंग लगाओ, काहे को टेंशन है? जिंदगी में रंग लगाना और रंग का होना ये अत्यंत जरूरी है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहूंगा कि ऐसी तैयारी करो कि 2025 के अंदर हम ऐसे अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि 2026 के अंदर जो होली आए ना, वो मतलब होली रंगहीन नहीं होनी चाहिए, वो रंगों के साथ होनी चाहिए। और उन रंगों के अंदर तुम्हारे सिलेक्शन का एक रंग भी जरूर होना चाहिए। कहने का मतलब रंगहीन होली नहीं होनी चाहिए। असली रंग कौन सा है? जिस टारगेट के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, वो रंग आपके जीवन के अंदर होना चाहिए। तभी तो असली होली आएगी, तभी तो असली दिवाली आएगी। तो मैं थोड़ा जो है क्रांतिकारी जो है विचारधारा का व्यक्ति हूं, इसलिए मेरी जो भी यहाँ पर शैली रहती है वो थोड़ी एग्रेशन में रहती है। लेकिन एग्रेशन में तो आना पड़ेगा, आपको फ्रंट फुट पे तो खेलना पड़ेगा। बैक फुट पे रह करके आप स्कोर नहीं कर सकते। जीवन के अंदर आपको आगे बढ़ना है तो डर को डराना पड़ेगा, ठीक है। ये डर कब तक तुम्हें डराएगा? क्योंकि हम जब रेडी हो जाएंगे, उस दिन से डर हमसे डरना शुरू हो जाएगा। तो अगर आज से तैयारी करोगे, तो आपकी सफलता, आपका अचीवमेंट आपके सामने क्या करेगा? आपका वेलकम करेगा। तो मेहनत करो, ठीक है। जैसे वो कहते हैं ना कि मैं जीवन भर एक गलती दोहराता रहा, धूल चेहरे पे जमी थी, लेकिन मैं आईने को साफ करता रहा। तो भैया बात बड़ी सिंपल है, कटु हो सकती है, आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन इसके अंदर ढेर सारा मोटिवेशन है। और आप जो है इन बातों से प्रेरित होकर के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आइए कम टू द पॉइंट, हमने जो बात आपके सामने किया, यहां पर एक पॉइंट और निकलेगा। अब मेरे सामने पॉइंट जो निकल करके आया, वो ये निकल करके आया कि पास्ट और हिस्ट्री के बीच में क्या कोई डिफरेंस होता है? तो बिल्कुल,
पास्ट और हिस्ट्री में क्या होता है, डिफरेंस होता है। हम पास्ट किसको कहेंगे, अगर आपकी कोई घटना अतीत में घटित हुई है लेकिन अगर उसका कोई भी एविडेंस या स्रोत हमारे पास में अवेलेबल नहीं है तो उसको मैं क्या कहूंगा, बोलो बच्चों, मैं पास्ट कहूंगा। क्या कहूंगा गुरुजी, पास्ट कहूंगा। लेकिन मैं हिस्ट्री किसको कहूंगा, मैं उस घटना को, उस इंसिडेंट को मैं हिस्ट्री कहूंगा जो आपकी पास्ट में घटित हुई है लेकिन उस घटना के घटित होने के मेरे पास में सबूत है, प्रमाण है, एविडेंसीज है, सोर्सेज है, उसको मैं क्या मान लूंगा, हिस्ट्री मान लूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप पास्ट और हिस्ट्री के बीच में डिफरेंस को समझ पाए होंगे। आज के बाद आपको कोई दिक्कत या परेशानी इसमें आने वाली नहीं है। लेकिन मैंने यहीं पे आपको बताया कि सोर्सेज 3 टाइप्स का हो सकता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत। दूसरा आपका लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत हो सकता है। और तीसरा आपका क्या हो सकता है, डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेन ट्रैवलर, विदेशी यात्रियों का वर्णन। समय समय पर विदेशी यात्री इंडिया आए, उन्होंने कुछ बुक्स वगैरह लिखने का काम किया, तो उससे भी हमें किसके बारे में जानकारी होती है, पास्ट के बारे में जानकारी होती है। ठीक है, तो हमें पुरातात्विक स्रोतों से भी पास्ट के बारे में जानकारी मिलती है, हमें लिटरेरी सोर्सेज या नॉन लिटरेरी सोर्सेज से भी हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी होती है। साहित्यिक स्रोत, गैर साहित्यिक स्रोत, कहने का मतलब आपके जो साहित्यिक स्रोत हैं या धार्मिक और गैर धार्मिक स्रोत जिसको हम कह सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यहां पर समझेंगे, मैंने आपके सामने कहा लिटरेरी सोर्सेज, कहने का मतलब साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत कौन से हो सकते हैं, वो आपका रिलीजियस हो सकता है, आपका नॉन रिलीजियस हो सकता है। रिलीजियस के अंदर कौन से हो सकते हैं, वेद, उपनिषद, पुराण। नॉन रिलीजियस में क्या हो सकता है, आपकी जो है पास्ट में लिखी गई जो आपकी बुक्स हैं, जैसे अर्थशास्त्र चाणक्य का, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत कालिदास का। ये पॉइंट आपको याद करके लेके चलना है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम जो पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो ये हिस्ट्री है ना, हम जिसको आम तौर पे इतिहास बोलते हैं, तो इसको हम मेजर कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बोलो। इसको हम मेजर 3 पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक को हम बोलेंगे क्या, एंशियंट हिस्ट्री। क्या बोलेंगे, एंशियंट हिस्ट्री बोलेंगे। और एक को हम बोलेंगे क्या, मेडिवल हिस्ट्री हम बोलेंगे, जिसको आप मध्यकालीन इतिहास भी बोल देते हैं। और इसको हम आमतौर पे क्या बोलते हैं, प्राचीन इतिहास बोलते हैं। और एक जिसको हम क्या बोल देते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री बोल देते हैं, जिसको हिंदी के अंदर आधुनिक इतिहास बोल देते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। पहला कौन सा रहेगा, एंशियंट, दूसरा मेडिवल, तीसरा क्या रहेगा, मॉडर्न। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा, ये मॉडर्न वाला रहेगा, फिर आपका एंशियंट रहेगा, फिर आपका मेडिवल रहेगा। वैसे तीनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन अगर तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट कहें तो कौन सा रहेगा, वो मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा। ठीक है, लेकिन इन तीनों में से सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है आपका, एंशियंट हिस्ट्री। सबसे बड़ा कौन सा है, बोलो, एंशियंट हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री को मैं फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, बोलो, मैं 3 पार्ट के अंदर क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने कहा एंशियंट हिस्ट्री, जिसको आप कहेंगे क्या, जिसको आप कहेंगे प्राचीन इतिहास, जहां पर आप पढ़ते हैं किसके बारे में,
जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, जहां पर वैदिक सभ्यता के बारे में आप पढ़ेंगे। तो एंशियंट हिस्ट्री, तो एंशियंट हिस्ट्री को मैं कितने पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, बोलो? 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकता हूं। एक को मैं बोल सकता हूं क्या, प्री हिस्टोरिक। क्या बोल सकता हूं? प्री हिस्टोरिक एज में यहां पर बोल सकता हूं। एक को मैं क्या बोल सकता हूं, प्रोटो हिस्टोरिक जो है आपका एज मैं बोल सकता हूं। ठीक है, तो प्रोटो हिस्टोरिक एज। एक को मैं क्या बोल सकता हूं, हिस्टोरिक एज में बोल सकता हूं। आराम से सुनना है, समझना है। इसको आप हिंदी के अंदर क्या बोलेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल बोलेंगे। लेकिन ये जो है इसको क्या बोलेंगे, प्रोटो को आद्य ऐतिहासिक काल आप इसको बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऐतिहासिक काल हम बोलेंगे। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ में कम आता है, लेकिन मैं इस बात की आपको गारंटी दे पाऊंगा, मैं इस बात के लिए आपको एश्योरेंस दे पाऊंगा, इंश्योर कर पाऊंगा कि आपको ये तीनों पॉइंट जिंदगी में कभी दोबारा से किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो आपका प्री हिस्टोरिक जो एज है ना, जिसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर हमें जो है फोसिल्स तो मिलते हैं, कहने का मतलब अवशेष तो मिलते हैं, लेकिन यहां पर हमें क्या नहीं मिलता, यहां पर हमें कोई रिटर्न सोर्सेज नहीं मिलता। कहने का मतलब क्या है, सुनो आराम से। ये जो आपका प्री हिस्टोरिक एज है ना, ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर मनुष्य सभ्य नहीं था, सिविलाइज्ड नहीं था, वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था। कहने का मतलब लिपि का कोई डेवलपमेंट वहां पर नहीं हुआ था। जब वो पढ़ना लिखना नहीं जानता है तो वो कुछ लिखे भी नहीं गा। तो इसका मतलब यहां पर हमें कोई भी रिटर्न सोर्सेज नहीं मिलते, लेकिन केवल क्या मिलते हैं, फोसिल्स मिलते हैं। यहां पर मनुष्य क्या करता है, पत्थरों का इस्तेमाल करता है और क्या करता है, वो शिकार करता है। ये सब कुछ घटनाएं आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो प्रोटो हिस्टोरिक एज है, यहां पर हमें क्या मिलता है, यहां पर हमें फोसिल्स भी मिलते हैं और हमें यहां पर क्या भी मिलते हैं, यहां पर हमें रिटर्न सोर्सेज भी मिलते हैं। कहने का मतलब दोनों चीजें मिलती हैं। तो अब क्या समझे, प्रोटो हिस्टोरिक एज या प्राग सॉरी आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहेंगे, एक ऐसा समय, एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर हमें अवशेष भी देखने को मिलते हैं और यहां पर हमें लिखित सोर्सेज या अवशेष भी देखने को मिलते हैं। यहां पर मनुष्य ने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन वो उन्होंने क्या लिखने की कोशिश की, उसको पढ़ने में हम क्या नहीं है, एबल नहीं है। कहने का मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर अवशेष भी हैं, लिखित साक्ष्य भी हैं, लेकिन स्टिल वी आर नॉट ready to identify whatever they tried to write over there। कहने का भाव ये है कि ये एक ऐसा समय है जहां पर उन्होंने लिपि का आविष्कार तो किया, लेकिन उन्होंने क्या लिखने की कोशिश की उसको हम पढ़ने में सक्षम नहीं है। उसको क्या कहेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल। अब जैसे उन्होंने भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ लिपि का क्या किया, इस्तेमाल किया, तो अब उन्होंने पिक्चर के द्वारा क्या कम्युनिकेशन किया है, क्या उन्होंने जो है एक दूसरे के साथ में अपनी बातों को शेयर करने की कोशिश की है, उसको पढ़ने में हम एबल नहीं है। तो यहां पर एक एग्जाम्पल आपसे बार बार आता है, वो आपसे पूछते हैं कि इंडस वैली, इंडस वैली या जिसको आप कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ये कौन सी एज की सिविलाइजेशन थी,
तो ये प्रोटो हिस्टोरिक आपका आंसर आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता कौन से आपकी एज से संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। लेकिन हिस्टोरिक के अंदर क्या करें भैया, यहां पर हमें क्या मिलता है? रिटर्न सोर्सेज भी मिलता है। अब हम उसको पढ़ने में भी क्या है? सक्षम है। तो उसको क्या कहेंगे? हिस्टोरिक के एज कहेंगे। ठीक है, जहां पर एविडेंस है, रिटर्न सोर्सेज हैं, फॉसिल्स हैं, सारी चीजें हैं, उसको हम पढ़ने में भी क्या है? सक्षम है, योग्य हैं, एबल हैं, उसको हम क्या कहेंगे? हिस्टोरिक के एज कहेंगे। दोबारा से सुनो, जो प्री हिस्टोरिक है ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें मनुष्य सभ्य नहीं होता है, पत्थरों का इस्तेमाल करता है, लेकिन हमें यहाँ से फॉसिल्स मिलते हैं, लेकिन रिटर्न सोर्सेज यहाँ से हमें नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर उसने पढ़ना लिखना नहीं सीखा है। लेकिन प्रोटो हिस्टोरिक के अंदर हमें फॉसिल्स के साथ साथ क्या भी मिलता है? हमें लिखित दस्तावेज भी मिलते हैं, रिटर्न सोर्सेज भी मिलते हैं। लेकिन उन्होंने रिटर्न सोर्सेज के अंदर क्या लिखने का कोशिश किया है, इसको हम समझने में एबल नहीं है। स्टिल वी आर अनआइडेंटिफाई, अब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं उन्होंने वहां पर क्या लिखने का कोशिश किया है। और यहां पर लिखित साक्ष्य भी हैं, पढ़ने में भी सक्षम है, उसको हिस्टोरिक कहेंगे। आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम आपको इसमें आने वाली नहीं है। लेकिन इन तीनों के अंदर सबसे बड़ी एज कौन सी है? प्री हिस्टोरिक। कौन सी आएगी? प्री हिस्टोरिक। तो प्री हिस्टोरिक को मैं कितने फर्दर पार्ट में डिवाइड कर दूंगा? तो इन तीनों के अंदर आपका बड़ा एज रहेगा प्री हिस्टोरिक, जिसको हिंदी में कहेंगे प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। ठीक है, इसको फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? हम दो पार्ट के अंदर इसको डिवाइड करेंगे, जिसको एक को बोलेंगे हम क्या? स्टोन एज, और एक को क्या बोलेंगे हम? कॉपर एज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉपर एज। इसको हम बोलेंगे क्या? पाषाण काल। क्या बोलेंगे? पाषाण काल बोलेंगे। और इसको हिंदी में क्या बोल देंगे? ताम्र युग बोल देंगे। ठीक है, कॉपर एज। क्योंकि आप सब जानते हैं कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का यूज किया था? तांबे का यूज किया था। ठीक है, उन्होंने कॉपर का यूज किया था। तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल किया, ये पॉइंट आप जानते हैं। लेकिन अब इन दोनों के अंदर सबसे बड़ी एज कौन सी है? स्टोन एज है। तो स्टोन एज को फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? हमें तीन पार्ट के अंदर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, आज के बाद कोई दिक्कत या परेशानी आपकी जिंदगी में बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री से आने वाली नहीं है, ये गारंटी के साथ, ये चैलेंज के साथ। बच्चे कहते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर रंगों का अभाव है। मैं एक ही बात कहता हूं, एक बार सिलेक्शन कर लो, आपकी जिंदगी के अंदर रंग ही रंग आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि रंग जो है ना, पैसे से सारे रंग खरीदे जा सकते हैं। एक पैसा ऐसी चीज है आज के दिन जिसके दम पर आप अपनी वैल्यू को क्रिएट कर सकते हैं, समाज में अपनी एक अच्छी पहचान बना सकते हैं, अपनी वैल्यू को अनहेंस कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, आप एक अपना अच्छा प्रभुत्व जो है समाज के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि पैसे में बहुत पावर होती है भाई। तो पैसा कब आएगा? जब जॉब आएगी। जब जॉब आएगी पैसा जेब में आएगा, और जेब से पैसा बाहर, जो जेब से पैसा बाहर जाएगा तो उधर से रंग जो है हमारे पास आएगा। दिल करे किसी को लगाओ। ठीक है, हर डे होली और दिवाली, नो फिक्स डे इज होली एंड दिवाली। जिसके पास पैसे मन करे तभी जो है बाजार से मिठाई खरीद लो, खा लो, बन गई होली, बन गई दिवाली। तो एवरी डे इज स्पेशल फॉर यू, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन कब पॉसिबल है? जब आप मेहनत करेंगे,
क्योंकि डर के आगे जीत है। लेकिन माउंटेन ड्यू नहीं पीनी है, क्योंकि माउंटेन ड्यू डर को भगाएगी नहीं, डर को और बढ़ा देगी। इसलिए क्या पीना है, आप जो है घर पे 2 गिलास पानी पी लो, दूध पी लो, लस्सी पी लो, और फिर जो है पढ़ाई में लग जाओ। ठीक है, फिर डर भागेगा, और डर ऐसे भागेगा कि आपको वो जो है पकड़ने से भी फिर जो है मिलने वाला नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं खरगोश मत बनो, कछुआ बनो, निरंतर पढ़ाई करो, कॉन्टिन्यूटी, कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ के अंदर लेके आओ भाई। डर काय को है, क्योंकि आपकी लाइफ के ओनर आप ही तो हैं, तो डिसाइड भी तो आपको ही करना है ना कि हमें एक्चुअल में इस लाइफ को कैसे लेकर के चलना है। कई बच्चे कहते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता हमें करना क्या है। जब आप लाइफ को समझना चाहेंगे तब लाइफ आपको नहीं समझेगी। अब आपके पास समय लाइफ को समझने का, आप लाइफ को नहीं समझ रहे हैं, यही तो लाइफ है भाई। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपको कहा स्टोन एज, कॉपर एज, मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का यूज किया, प्रयोग किया, लेकिन इन दोनों के अंदर सबसे बड़ी एज कौन सी है, स्टोन एज। तो स्टोन एज को फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो स्टोन एज को फर्दर हम जो है 3 पार्ट के अंदर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हम जो है आपका यहां पर पाषाण काल को, यहां पर पाषाण काल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिसको हम बोलेंगे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो यहां पे मैंने लिख दिया पैलियोलिथिक, तो पैलियोलिथिक एज मैंने लिख दिया, यहां पर मैंने लिख दिया मेसोलिथिक, और यहां पर मैंने लिख दिया नियोलिथिक, जो है यहां पर लिख दिया। ठीक है, तो अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। इसका मतलब क्या है, इसको बोलेंगे पूरा पाषाण काल। क्या बोलेंगे, पूरा पाषाण काल इसको बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, इसको मध्य पाषाण काल हम बोल देंगे। और इसको क्या बोलेंगे, इसको नव पाषाण काल हम बोल देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे। आपके सामने 3 पॉइंट हैं, तो स्टोन एज को हमने कितने पॉइंट में डिवाइड कर दिया, 3 पॉइंट के अंदर। एक का नाम रहेगा पैलियोलिथिक, एक का नाम रहेगा मेसोलिथिक, एक का नाम रहेगा नियोलिथिक। तो ये जो आपका आपका क्या रहेगा, पूरा पाषाण काल। तो यहां पर मनुष्य ने फायर मतलब आग का क्या किया, आविष्कार किया। क्या किया, आग का आविष्कार किया। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पर उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने जो है पशुपालन करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया, पशुपालन जो है करना शुरू कर दिया। और यहां पर उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने जो है खेती करना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहां पर वो क्या करेगा, आग का आविष्कार करेगा। ठीक है, शिकार वगैरह करेगा, आप सब जानते हैं। लेकिन यहां पर पशुपालन और डोमेस्टिकेशन, कहने का मतलब घर वगैरह जो है बनाना, वो क्या कर देगा, शुरू कर देगा। तो पशुपालन आपका कहां पे रहेगा, ये मध्य पाषाण काल के अंदर। लेकिन नव पाषाण के अंदर एग्रीकल्चर मतलब वो क्या करेगा, आपका जो है खेती करना शुरू करेगा। ठीक है, और यहां पर आपका एनिमल हस्बेंड्री, जिसको हम क्या कहेंगे, पशुपालन कहेंगे। ठीक है, लेकिन अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से, आराम से सुनेंगे। इसके आगे जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा अपना, वो बनेगा कि जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये लिख दिया। ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं क्या, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। तो अब ये जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसकी जो टाइमिंग है वो हम पढ़ लेते हैं 2500 से 1750 BC।
ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। या कई बुक्स के अंदर आपको क्या दिखाएंगे, 2350 से कितना, आपको जो है 1750, या जो है आपको 1500, ऐसा कुछ जो है रिटर्न फॉर्म में देखने को मिलेगा। लेकिन आपका जो सही आंसर है ना, जो एसएससी मानता है, वो कौन सा मानता है, वो मानता है 2500 से 1750 बीसी। लेकिन जैसे लुसिएंट पढ़ोगे उसके अंदर आपको 2350 से 1750 या 1500 बीसी वहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन इसका आइडिया हम किससे लगाते हैं, एक कार्बन डेटिंग जो है मेथड होता है, जिससे हमें पता लगता है कि वो घटना कितने साल पहले घटित हुई होगी, वो सिविलाइजेशन कितने साल पहले जो है आपका यहाँ पर रहा होगा। तो उसके अंदर जो मेन पॉइंट है ये है आपका बीसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व। तो अब जैसे मैंने दूसरा पॉइंट आपके सामने लिख दिया, यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आप देखेंगे वैदिक सिविलाइजेशन। क्या देखेंगे, वैदिक सिविलाइजेशन आप देखेंगे। तो अब मेरी बात को आप सुनेंगे। तो मैंने यहां पर लिखने का काम किया कौन सा, वैदिक सिविलाइजेशन। तो ये जो वैदिक सिविलाइजेशन है, जिसको आप क्या कहते हैं, वैदिक जो है सभ्यता कहते हैं, इसका जो टाइम पीरियड हम मान लेते हैं वो 1500 से कितना मानते हैं, 600 बीसी के बीच में मानते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि टाइमिंग बताइए, तो ये 2500 से 1750, ये 1500 से 600 बीसी आपको जो है देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे पॉइंट को आपको समझना है, जानना है कि अब ये जो मैंने यहाँ पे बीसी वर्ड यूज किया, यहां पर भी बीसी वर्ड यूज किया, लेकिन दो वर्ड आपके बड़ा कंफ्यूज करते हैं, एक बीसी और एक एडी। कहने का मतलब बर्थ ऑफ क्राइस्ट और एनो डोमिनी। तो इसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, ईसा पूर्व, और इसको क्या बोलते हैं हम, ईसवी। लेकिन हम किसको एडी कहेंगे, किसको बीसी कहेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि इनमें मेजर डिफरेंस है क्या। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये पॉइंट बताने का कोशिश करूंगा। लेकिन ये जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये आपकी कैसी सिविलाइजेशन है, ये आपकी अर्बन सिविलाइजेशन है। तो कहने का मतलब क्या समझे, ये आपकी एक शहरी सभ्यता है। कैसी है, शहरी सभ्यता है। जबकि वैदिक सिविलाइजेशन कैसी है, ये आपकी रूरल सिविलाइजेशन है, जिसको हम क्या कहेंगे, ग्रामीण सभ्यता कहेंगे। ये जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको हम क्या भी कहते हैं, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। कहने का मतलब इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। एक पॉइंट जो आपके पेपर में रिपीट होता है, ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही क्या किया, आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने जो है आपका कोपर के अंदर क्या मिला दिया, टीन मिला दिया, और कोपर में टीन मिला करके उन्होंने क्या बना दिया, ब्रोंज बना दिया। तो ये जो है कांसा बनाने का काम किया, इसीलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पे कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको नाम देते हैं। तो ये मेरा जो है एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने रहा, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री को लेकर के। और आशा करता हूं कि आपको एक एक पॉइंट यहाँ तक जो मैंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया वो आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत या परेशानी आपको नहीं आने वाली है। सबसे पहला पॉइंट, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, हिस्टोरी का बुक लिखने का काम किया। लेकिन फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसको कहेंगे, मैगस्थनीज को कहेंगे। बुक कौन सी रहेगी, इंडिका। लेकिन हेरोडोटस ने कौन सी बुक लिखी, हिस्टोरिका। लेकिन प्लिनी जो आपका रहेगा, उन्होंने प्लिनी ने कौन सी बुक लिखी है, नेचुरल
हिस्ट्री बुक लिखी है। उसके आगे चल करके कि जो आपका हिस्ट्री वर्ल्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से बनता है, वो ग्रीक लैंग्वेज से बनता है। और ग्रीक लैंग्वेज के अंदर वर्ड कौन सा रहेगा, हिस्टोरिया। और हिस्टोरिया वर्ड का मतलब क्या होगा, द इंफॉर्मेशन एंड द नॉलेज गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन। तो कहने का मतलब ऐसा ज्ञान, ऐसी नॉलेज आपकी जिसको हम आपके इन्वेस्टिगेशन जांच के द्वारा इकट्ठा करें, उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिया बोलते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री किसको कहेंगे, क्या पास्ट में घटित होने वाली सभी घटनाओं के अध्ययन को आप हिस्ट्री कहेंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, केवल उन्हीं घटनाओं के अध्ययन को हम हिस्ट्री कहेंगे जो पास्ट में डेफिनेट हुई हैं, जिनके हमारे पास में साक्ष्य, एविडेंस, सोर्सेज अवेलेबल हैं। और मैंने आपको बताया कि वो सोर्सेज कितने टाइप्स के हो सकते हैं, 3 टाइप्स के, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी सोर्सेज, डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेन ट्रैवलर। ये बात हमारी हुई। फिर मैंने कहा कि तीनों सोर्सेज में से किसी एक सोर्सेज पर कोई घटना सही बैठती है तो वो क्या है, इतिहास है। तीनों में से एक पर भी सही नहीं बैठेगी तो उसको हम इतिहास नहीं कहेंगे, केवल क्या कहेंगे, पास्ट कहेंगे। फिर मैंने कहा हिस्ट्री को मेजर कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट में, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। एंशियंट को फर्दर कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट में, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक को प्राग ऐतिहासिक काल, प्रोटो को आद्य ऐतिहासिक काल और हिस्टोरिक को ऐतिहासिक काल कहेंगे। प्री हिस्टोरिक मीन्स क्या है, एक ऐसा टाइम पीरियड जिसके अवशेष हमारे पास अवेलेबल हैं लेकिन कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो उस समय की घटना के बारे में बताता है जिस समय पर मनुष्य ने किसी लिपि का आविष्कार नहीं किया था, वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था। लेकिन प्रोटो हिस्टोरिक एक ऐसा समय है जिसके अंदर मनुष्य थोड़ा सभ्य होता है, वो लिखना पढ़ना शुरू करता है। उसने लिपि का आविष्कार किया, लेकिन उसने लिपि के अंदर क्या लिखने का काम किया उसको हम समझने में अभी सक्षम नहीं है। आपके रिटर्न सोर्सेज तो हैं लेकिन हम पढ़ने में सक्षम नहीं है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी कौन से युग की सभ्यता है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, तो आद्य ऐतिहासिक काल। और हिस्टोरिक क्या है, रिटर्न सोर्सेज भी हैं, हम पढ़ने में भी सक्षम हैं, उसको हिस्टोरिक कहेंगे। इन तीनों में सबसे बड़ी एज कौन सी है, प्री हिस्टोरिक। और प्री हिस्टोरिक को फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे हम, जो है 2 पार्ट में, स्टोन एज, कॉपर एज। स्टोन एज सबसे बड़ा है, सबसे पहले मनुष्य ने किसका यूज किया, कॉपर का, तांबे का यूज किया। लेकिन स्टोन एज को फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा सर, जो है पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो पूरे पाषाण काल के अंदर मनुष्य ने क्या किया, फायर का आविष्कार किया। लेकिन आगे चल करके उसने मेजोलिथिक के अंदर क्या किया, उसने जो है पशुपालन करना शुरू कर दिया, डोमेस्टिकेशन वगैरह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आगे चल करके आपको क्या देखने को मिलेगा, कृषि, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का जो कंसेप्ट आएगा वो आपका जो है नियोलिथिक के अंदर आएगा। तो ये ऐसे पॉइंट आपको रिकॉल करने हैं, रिवाइज करने हैं, कोई भी दिक्कत या परेशानी आपकी जिंदगी में आने वाली नहीं है। ठीक है, तो इतना ही रखेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा किसके बारे में, बीसी और एडी में क्या डिफरेंस है, और मैं बताऊंगा व्हाट इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ इंडिया। क्या भारतवर्ष होगा, हिंदुस्तान होगा, आर्यावर्त होगा, जम्बू द्वीप होगा, यिन टू यिन होगा, क्या होगा। तो कहने का मतलब भारत का सबसे पुराना नाम क्या है। तो इसको लेकर के हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये आज की हमारी इंट्रोडक्शन क्लास रही आप बच्चों के साथ में। आशा करता हूँ आप इसको समझ पाए होंगे, आपके कई डाउट जो है इस क्लास से दूर होंगे, ऐसा मैं समझ पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट। लगे रहिए अपने मिशन के अंदर। आपको सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही रंगों का त्योहार खेलते रहें,
और रंगों के त्यौहार के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी मस्ती के साथ जो है आप इंजॉय करते रहें। चलिए जी, ऑल द बेस्ट।